हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करें मध्य प्रदेश में जो पिछली बार 2017 में पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में जो मैथ सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे 20 क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, एग्ज़ाम 15 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 के पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वह क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 42 है यदि सबसे छोटा सदस्य 1 वर्ष का है और सबसे बुजुर्ग जो सदस्य हैं उनकी आयु 101 वर्ष की है, तो शेष 6 सदस्यों की औसत आयु क्या होगी। हमारे सामने 8 सदस्य हैं और इनकी औसत आयु 42 दी गई है। ठीक है, हम इनकी कुल आयु निकाल लेते हैं 8 सदस्यों की। तो यह हो जाएगी 8 दूनी 16 और 8 को 32 और 1 33, यानी कि 336 इनकी योगफल हो जाएगा कितने, 8 सदस्य की आयु का। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है कि सबसे छोटा जो सदस्य है उसकी आयु 1 वर्ष है और जो सबसे बुजुर्ग सदस्य हैं उनकी आयु 101 वर्ष है। अगर दोनों को हम जोड़ देते हैं तो दोनों की आयु हो जाती है 102 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ पर दो यह सदस्य की हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास अब ये 6 सदस्य की औसत आयु आ जाएगी। यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 4 3 2 234। यहाँ पर दोस्तों 234 आयु निकल के आ गई है। 6 सदस्यों की आयु का योगफल कितना आ गया है, 234। अब हमें क्या बताना है, एवरेज बताना है। तो हम इसे अपॉन कर देते हैं, 6 से भाग दे देते हैं। तो 6 तिया 18 और 6 नाम 54, यह आ जाएगी औसत आयु 39। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न आकृतियों का कितना प्रतिशत वृत्त है। तो यहाँ पर आकृतियाँ दी गई हैं, इनमें से हमें वृत्त बताना है, वृत्त कितना है। तो यहाँ पर वृत्त देखेंगे तो एक यह हो गया, एक यह हो गया, एक यह हो गया। वृत्त कितने निकल के आ रहे हैं, वृत्त आ रहे हैं 3 निकल के। और टोटल आकृतियाँ कितनी हैं, आकृति टोटल कितनी है, वह है 5 या 15, 15 आकृति हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, जो आकृतियों में वृत्त का प्रतिशत बताना है। किससे बताना है, 15 से। वृत्त कितने हैं, 3 है, तो हम इसका परसेंटेज निकाल लेंगे। तो यह आ जाएगा 3 एकम 3, 3 5 15 और 5 दूनी 10, जीरो। कितना आ जाएगा, 20% जो है इन आकृतियों में वृत्त है। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2x की पावर 5 माइनस 18x की पावर 3 प्लस 5x² माइनस 6x माइनस 20 को यदि x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या बचता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया गया है, x माइनस 3 दिया गया है, इससे हमें डिवाइड करना है। ठीक है, अब हम इसका x का मान निकालेंगे तो यह 3 आ जाएगा। अब जो x की वैल्यू आई है वही यहाँ पर इस समीकरण में हमें रख देनी है। तो चलिए हम x की वैल्यू रख देते हैं। 2x की पावर 5 है, x यानी कितना, 3 इंटू 3, 3 की पावर 5 माइनस 18 है, x की पावर 3 यानी कि 3 की पावर 3 प्लस 5 इंटू x की पावर 2 यानी कि 3 की पावर 2 माइनस 6x यानी कि 6 तिया 18 हो जाएगा और यह हो जाएगा 20। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 3 को हम 5 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 243। ठीक है, माइनस 18, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाएगा 27। ठीक है, प्लस 5 और यहाँ पर 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 3 तिरका 9, माइनस का 18 और माइनस का 20। ठीक है, अब यहाँ पर इसे हम गुणा कर देते हैं तो यह हो जाएगा 243 दूनी 486। ठीक है, माइनस अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह भी हो जाएगा 486, प्लस का 5 नाम 45 और यहाँ पर माइनस माइनस के हैं तो दोनों को जोड़ लेते हैं, 20 और 18 हो जाएंगे 38। ठीक है, अब यहाँ पर यह प्लस का है, यह माइनस का है, कैंसिल कर देते हैं। और यहाँ प्लस का 45 और माइनस का 38, तो हमारे पास आ जाएगा 7, जो कि यही इसका शेषफल होगा। आप यहाँ पर आंसर में देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि पी एक्स बराबर x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस 2x² माइनस x प्लस 1 को यदि x प्लस 1 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर भी वही करेंगे जो हमने पिछले सवाल में किया था, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1। ठीक है, अब जो x की वैल्यू हमें यहाँ पर रखनी है वह क्या रखनी है, -1। तो चलिए दोस्तों हम इसी की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, -1। -1 की पावर कितनी है, 4 प्लस -1
की पावर कितनी है 3 प्लस 2 और -1 की पावर कितनी है यहाँ पर 2 है, फिर माइनस यहाँ पर -1 है कोष्टक में लिखेंगे और प्लस का 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसकी सॉल्व करेंगे तो अगर एक को हम 4 बार लिखेंगे जैसे कि 1 इंटू 1 इंटू 1 तो इसका मूल तो वह एक ही आना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना होगा। अगर सम है तो आपकी जो वैल्यू आएगी वह आएगी प्लस में, और अगर दोस्तों पावर विषम है जैसे कि यहाँ पर 3 है तो इसका फिर आ जाएगा चिन्ह माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम 4 बार करेंगे तो एक ही आ जाएगा प्लस में, और यहाँ पर यह पावर विषम है यानी कि 3 है तो यह माइनस में आएगा। चलिए यहाँ पर माइनस में कर लेती हैं, प्लस का 2। यहाँ पर दोस्तों इसकी पावर सम है तो यह हो जाएगा 1 ओनली। यहाँ पर दोस्तों माइनस माइनस है प्लस हो जाएगा 1 और यह भी प्लस का 1। ठीक है, अब इसे दोस्तों हम सॉल्व करते हैं तो 1 और यह प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा 1। ठीक है, कोष्टक हटाएंगे तो यह आ जाएगा 2 का प्लस और यह प्लस यह प्लस। अब इनको जोड़ लेते हैं हम तो 1 2 और 2 4 और 1 5, 5 में से एक माइनस का चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो शेषफल आएगा वह कितना आ जाएगा 4, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1 है तो एक्स का मान क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1, इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर बराबर में 1 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पर लिखेंगे और यह 2 को हम इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे यानी नीचे आ जाएगा। अब जो x का स्क्वायर है अगर इसको हम उस तरफ ले जाएंगे तो यह जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों x बराबर हो जाएगा 1 रूट के अंदर है तो इसका मान तो 1 ही होगा और यह इसे मान रूट का 2 आ जाएगा नीचे, यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 1/√2। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वर्गमूल निकालिए। इस क्वेश्चन को दोस्तों हम पुराने ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे। अगर आप वह मेथड नहीं जानते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आप किसी भी संख्या का आसानी से, चाहे वह संख्या बड़ी हो या फिर वह दशमलव में हो, आप आसानी से उसका रूट निकाल सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले वह संख्या लिख लेंगे। संख्या क्या है 0.036। अब हम यहाँ पर इसका वर्गमूल देखेंगे, इसका वर्गमूल क्या निकल के आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये पॉइंट लगा है इसके बाद आपको पेयर बनाने होंगे यानी 2 की पेयर बनती हैं, उसी के रूप में यहाँ पर हम संख्या नीचे लेंगे। तो पॉइंट के बाद जो पेयर बने होती हैं तो हम इस तरफ के पेयर ले लेते हैं और पॉइंट के पहले जो संख्या होती है वह इस तरफ की ऐसी रूट जाती है 2 की पेयर में, इस तरफ से पेयर उठाते हैं और पॉइंट के बाद इस तरफ के पेयर हम लेते हैं। तो यानी कि अब हम यहाँ पर ये पॉइंट की बात है तो इस तरह से यहाँ पर पेयर बनेंगे, इसके आगे हम 0 लगा लेंगे। अगर कुछ नहीं है तो हम 0 लगा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर 3 है, अब हमें देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या लें जो 3 से ज़्यादा ना हो इसका गुणा करने पर। तो हम यहाँ पर 1 ले लेते हैं। अगर हम 1 का 1 में गुणा करते हैं तो हमें 1 ही प्राप्त हो जाता है और यहाँ पर हमने एक बार किया है तो यहाँ पर 1 और 1 ये +2 हो जाएगा और इसे माइनस कर देंगे 3 में से 1 तो 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्लियर। अब हमें नेक्स्ट पेयर लेना होगा। नेक्स्ट पेयर क्या है हमारा 6 और 0। ठीक है, संख्या कितनी हो गई है 260। अब यहाँ पर कितना है 2, तो हमें यहाँ पर अब एक ऐसी संख्या रखनी है 2 के बाद, और जो संख्या रखें हम उसी से हमें यहाँ पर गुणा भी करना है कि वह गुणा करने पर वह संख्या हमें 260 से ज़्यादा ना मिले। तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर 2 है, अगर हम इसमें 5 रखते हैं तो इसका हमें 5 से गुणा भी करना होगा। इसका अगर हम गुणा करके देखेंगे तो संख्या आ जाएगी हमारे पास 125 जो कि 260 से कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो यह हो जाएगा 28 ले लेते हैं। तो 28 यानी 8 लिया तो 8 से हमें मल्टीप्लाई भी करना होगा। अगर हम इसका गुणा करते हैं तो हमें मिल जाता है 224। तो हम 224 ले सकते हैं। 9 से लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा 260 से, तो हम 8 से इसका ले लेते हैं। ठीक है, 8 यहाँ भी हमें करना होगा और यहाँ भी करना होगा। और हाँ, यह पॉइंट मैं बताना आपको भूल गया कि यहाँ पर आपको पॉइंट पहले रख देना है। जो संख्या हम कर रहे हैं वर्गमूल निकाल रहे हैं पॉइंट में है तो आपको पॉइंट भी रख देना है। ठीक है, अब यहाँ पर कितनी बार गुणा हुआ है 224, हमें यहाँ पर संख्या मिल गई है। ठीक है, अगेन फिर यह संख्या जुड़ जाएगी। 8 और 8 16, 6 और 2 और 1 3, 36 हो गई है। इसे हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा
36। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों 36 से 36 है संख्या से जाएगा नहीं, क्योंकि हमें कुछ संख्या तो लेनी होगी। जैसे कि अगर हम 36 में एक ले लेते हैं तो हमें यहाँ पर कितना हो जाएगा, 361 हो जाएगा, और उसी से हमें गुणा करना होगा। यहाँ पर चूँकि 36 है तो हम पेयर ले लेते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम 2 जीरो यहाँ पर ले सकते हैं, यानी कि 2 के पेयर में ही हमें संख्या लेनी है। तो हमारे पास संख्या कितनी हो गई है, 36। अब हमें यहाँ पर देखना होगा कि 36 के बाद हमें ऐसी कौन सी संख्या रखें और उस संख्या से गुणा करें जिस जो कि 3600 से कम हो। तो यहाँ पर हम दोस्तों अगर 9 को रखते हैं और 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें संख्या मिल जाती है 3321, जो कि 3600 से कम है, तो हम इसे ले सकते हैं। तो चलिए इसे हम रख देते हैं। यहाँ पर हम 9 से कर देते हैं और 9 फिर हमें अगेन नीचे रखना होगा, और यहाँ पर कितने टाइम किया है तो 9 टाइम इसे ऊपर भी लिखना होगा। तो संख्या हमें क्या मिली है, 3321। इसे हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास नीचे आ जाएगा 279। यहाँ पर यह संख्या जुड़ जाएगी, 9 दूनी 18, 6 और 1 7, 3 की 3, 378 ये आ गई है। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने ऑप्शन हम देखेंगे तो ऑप्शन में 3 अंक की संख्या यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो कि 0.189 दी गई है। तो हम इससे आगे नहीं जाएंगे। अगर यह 4 अंकों में होती तो अगर हम फिर वही करते, 2 और 0 यहाँ पर लेते और इससे यहाँ पर गुणा करना होता और वही संख्या से हमें यहाँ पर रखना होता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.189 इसका वर्गमूल होगा। किस संख्या का, इसका। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आ रहा हो तो दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं अगली वीडियो में और अच्छे से आपको समझा सकूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। औसत निकालिए, तो सभी संख्याओं को जोड़ लेना है। इनका टोटल कितना हो जाएगा, 8 3 11 और 9 20 की 0, 2 2 4 3 7 3 10 16 और 1 17, 170। कितनी संख्याएं हैं, तो 5 संख्याएं हैं। 5 3 15 और 5 6 को 20, 34 औसत आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूल्यों का योगफल क्या होगा। तो दोस्तों इसे हम दो तरह से कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ आपको यह थोड़ा तोड़ना होगा, ब्रेक करना होगा समीकरण को, तो आप उससे भी निकाल लेंगे। तो फॉर्मूले से मैं आपको बता देता हूँ कि मूल्यों का, जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछें कि मूल्यों का योगफल या फिर मूल्यों का गुणनफल, तो उस विधि में, उस कंडीशन में क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए। अगर दोस्तों मूल्यों का योगफल पूछा जाता है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, और अगर गुणनफल पूछते हैं तो उसका फॉर्मूला हो जाता है c/a। अब यहाँ पर a b c क्या होंगे, तो यह पहली संख्या जो है a होगी और दूसरी संख्या b और तीसरी संख्या c होगी। तो चलिए इसे निकाल के देख लेते हैं। हमसे क्या पूछा गया है, योगफल, तो हम -b/a रखेंगे यहाँ पर। तो b क्या है हमारे पास, 5 है, तो माइनस का 5/a क्या है, यहाँ पर 1 है, 1 माना जाएगा 1। ठीक है, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर में -5 आ जाएगा, जो कि इनके मूल्यों का योगफल होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूले हैं। अगर योगफल का पूछें तो -b/a का आपको यूज करना है और गुणनफल में c/a का आपको रखना है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 1382 से घटाई जाने वाली लघुत्तम यानी कि सबसे छोटी संख्या क्या है। तो हमें यहाँ पर देखना होगा कि हम किस संख्या को घटाएं, कि वह 1382 में से हम किस संख्या को माइनस करें कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अगर दोस्तों आपको स्कोर पता है कि 1382 के ऊपर या नीचे कौन सा वर्ग बन सकता है, किस संख्या का वर्ग होगा, तो हम यहाँ पर देखें तो 37 संख्या का, यानी कि 37 का वर्ग 1369 होगा। ठीक है, अगर अब 1382 में से अगर हम माइनस करते हैं तो 13 का यहाँ पर हमें संख्या मिल जाएगी, यानी कि 13 अगर हम घटा देते हैं तो 37 का वर्ग हमें यहाँ पर मिल रहा है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपको मालूम है तब तो आप कर सकते हैं। अगर किसी संख्या का वर्ग आपको मालूम है तो आप निकाल सकते हैं। अगर आपको वर्ग किसी संख्या का मालूम नहीं है तो हमें यहाँ पर वर्ग निकालना होगा। वर्ग कैसे निकालते हैं, जो अभी हमने पहले वर्गमूल निकाला था उसी से हम यहाँ पर इस संख्या का वर्ग भी निकाल सकते हैं। जैसे कि 1382 संख्या दी गई है, तो चलिए इसे निकाल के मैं आपको बता देता हूँ। तो हमें यहाँ पर जोड़े के रूप में लेना है
तो यहाँ पर दोस्तों हम जोड़े लेंगे इस साइड से, जैसे कि इस डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि पॉइंट नहीं है। अब यहाँ पर हम संख्या ले लेते हैं 3, 3 को 3 बार गुणा करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 9। ऊपर क्या आ गई संख्या 3, इनको इन दोनों को जोड़ देते हैं 6 आ गया, इसे माइनस कर देते हैं तो है 4 आ गया, और नीचे 2 जोड़े उठा लेते हैं फिर 82 हो गया। अब यहाँ पर अगर हम 7 रख देते हैं, 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 469। अगेन पर हम इसे प्लस कर देते हैं 14 और 1 7 74, इसे हम माइनस कर देते हैं 12 में से 9 गए 3 और 1 13 संख्या हमें यहाँ पर मिल रही है। यानी कि यह क्या हुआ, 13 शेष है। अगर इस संख्या में से 13 को घटा दिया जाए, यहाँ पर 7 हम लिखना भूल गए, 7 लिख देते हैं। अगर इस संख्या में से 13 को हम माइनस कर देते हैं तो हमें क्या वर्गमूल मिल जाता है 37। तो यही संख्या हमारे पास सामने निकल के आ जाएगी, इसका आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम ने 25 सवालों की परीक्षा में 80% सवाल, 40 सवालों की परीक्षा में 90% सवाल और 10 सवालों की परीक्षा में 70% सवाल सही किए। राम ने सभी सवालों के कुल कितने प्रतिशत को सही किया? 25 सवालों की परीक्षा में कितने प्रतिशत उसने सही किए? 80%। तो इसका 80% हम निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और 40 सवालों की परीक्षा में उसने 90% सही किए, यानी कि 9 चौको 36 आ गया 36, ठीक है। 10 सवालों की परीक्षा में 70% उसने सही किए तो इसका कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। टोटल सवाल कितने हो गए उसके पास, उसके 75, और उसने सही कितने किए हैं, उसने किए हैं 6 दूनी 12 13 और 3 और 1 4 2 6 63 सवाल उसने सही किए हैं। तो यह कितना परसेंटेज है इससे, तो हम परसेंटेज इसका निकाल लेते हैं 63 इंटू 100 अपॉन 75, ठीक है। अब दोस्तों हम इसे कैंसिल कर देते हैं तो 25 चौको 100, 25 दिया 75, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 21 चौको कितना हो जाएगा 84। तो उसने कितने प्रतिशत सही सवाल किए हैं, 84% उसने सही सवालों का जवाब दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 संख्याओं का औसत 70 है, यदि प्रथम 9 संख्याओं का औसत 45 और अंतिम 9 संख्याओं का औसत 90 है तो शेष 9वीं संख्या क्या होगी? तो चलिए सॉल्व करते हैं। 17 संख्या दी गई हैं, इनका औसत कितना दिया गया है 70, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1190, ठीक है। तो यदि प्रथम 9 संख्याओं का औसत 45 है, प्रथम 9 संख्याओं का औसत कितना है, 9 संख्याओं का औसत 45, कितना आ जाएगा 405, और अंतिम 9 संख्याओं का औसत 90 है, इंटू 90 तो हो जाएगा 810। इन दोनों को जोड़ें तो 5 1 8 4 1215, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या बताना है, तो नवी संख्या क्या होगी। अब यहाँ पर दोस्तों 1215 में से हम इस संख्या को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1215 माइनस 1190, हमारे पास आ जाएगा 25। जो नवी संख्या होगी वह 25 होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक कार्य के 4/5 भाग को पूरा करने में 8 दिन लगते हैं तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? मान लेते हैं कार्य दिया गया है, एक कार्य हम मान लेते हैं यह कार्य है 100%, ठीक है। इसका 4/5 भाग, यानी कि 4/5 हम अगर इसका निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 0 है 80 हो जाएगा। यानी कि 80 भाग कितने दिन में हो रहा है, 8 दिन में इसे होते हैं, मतलब कंप्लीट होता है वर्क, ठीक है। अब बोल रहे हैं शेष कार्य, अब शेष कार्य कितना बचेगा, 100 है पूरा, इसमें से 80 भाग तो है 8 दिन में हो रहा है, शेष कार्य बचा है 20, ठीक है। तो 20 भाग शेष कार्य बचा है, तो अब यहाँ पर 20 भाग कितने दिन में पूरा होगा, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 80 इंटू क्वेश्चन मार्क बराबर 20 8 160, ठीक है। इसकी वैल्यू हो जाएगी 160 अपॉन 80, 0 0 8 दूनी 16, यह हो जाएगा 2, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, 2 दिन में पूरा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1997 में गणतंत्र दिवस रविवार को पड़ा था, तो किस वर्ष में बाल दिवस रविवार को पड़ेगा?
यहाँ पर इस सवाल को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि गणतंत्र दिवस कब होता है और बाल दिवस कब होता है। तो गणतंत्र दिवस कब होता है? 26 जनवरी को होता है। और बाल दिवस जो होता है वह 14 नवंबर को होता है। ठीक है, क्या बोला गया है? 26 जनवरी 1997। 1997 को क्या था? रविवार था। ठीक है, अब 26 जनवरी 1997 को रविवार था, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा? रविवार देखना है कि बाल दिवस ऐसा कौन सा ईयर होगा जो कि रविवार को बाल दिवस पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम इसी ईयर में देख लेते हैं, 1997 में जो बाल दिवस पड़ेगा यानी कि 14 नवंबर को पड़ेगा, 14 नवंबर को। तो हम पहले इस बीच का समय जो निकला है उसे काउंट कर लेते हैं, कितने दिन निकल रहे हैं। तो अगर हम इसके बीच में जो टाइम देखें कितना इसका निकल के आ रहा है दिन, तो इसे हम निकाल लेते हैं। 26 जनवरी से बोला गया है, तो 26 के बाद अगर हम देखेंगे 31 दिन का है होता है जनवरी, तो यहाँ पर 5 दिन जनवरी के हमें यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, 5। और फरवरी के हमें मिल जाएंगे यहाँ पर 28 दिन का होता है। अगर हम इसे 7 से डिवाइड कर देते हैं यानी कि 28 को 7 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा है, विषम दिन। विषम दिन हमें यहाँ पर निकालना होगा, तो 0 हो रहा है। मार्च का उसी तरह से 31 होती हैं, अगर हम 7 से डिवाइड देते हैं तो 7 चौको 28 और 3 बचेगा शेष, तो 3 विषम दिन हमारे पास मिल जाएंगे। अप्रैल का देखेंगे हम, तो अप्रैल होता है 30 दिन का, तो 28 यानी कि 2 बचेगा, यहाँ भी विषम दिन। और मई का देखें हम, मई में भी हमें दोस्तों 31 यानी कि 3 बचेगा, विषम दिन। जून का निकालेंगे हम, जून में हो जाएंगे है 2 दिन क्योंकि 30 तारीख का होता है। और जुलाई जो हो जाएगा वह हो जाएगा, जुलाई में 31 अगस्त यानी कि 3 मिल जाएगा हमें, विषम दिन। और अगस्त में हो जाएगा 31, तो यहाँ भी 3। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आगे लिख देता हूँ। सितंबर में 30 यानी कि 2 विषम दिन निकलेंगे। और अक्टूबर में हो जाएगा 3 दिन, 31 दिन का होता है मंथ। और नवंबर में 14 तारीख तक का देखना है हमें, तो हम इसे 7 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पर नवंबर का 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो दिन निकले हैं विषम, इनको सबको कैंसिल कर देना है, मतलब 7 से इनको जोड़कर 7 से डिवाइड देना है, जो विषम फिर हमें प्राप्त हो जाएगा दिन। तो हम कर देते हैं यहाँ पर 5 3 8 2 10 3 13 और 13 2 15 3 18 3 21 21 22 23 और 3 26, कितना आ गया? 26 विषम दिन आ गया है। अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार चला जाएगा? 7 या 21 यानी कि 3 बार पूरा चला जाएगा। और 5 हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा? विषम दिन। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कितनी दिन मिल गए हैं? 5 दिन, यानी कि अगर हम रविवार से 5 दिन जोड़ लें तो नवंबर में वही अगला दिन पड़ेगा। तो रविवार से हम 5 दिन जोड़ लेते हैं तो सोमवार, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र, यानी कि बाल दिवस जो होगा उसी साल में शुक्रवार को पड़ेगा। ठीक है, अब हमें क्या करेंगे कि अब जो शुक्रवार को पड़ रहा है बाल दिवस, तो अगला ईयर ऐसा कौन सा होगा कि रविवार को बाल दिवस हमें मिले। तो हम देख लेते हैं 14 नवंबर 1998 को देख लेते हैं कि कौन सा दिन पड़ेगा इसी ईयर में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि लीप ईयर और नॉन लीप ईयर का आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कि अगर कोई वर्ष लीप ईयर होता है तो आपको 2 दिन आगे चले जाना है, और नॉन लीप ईयर होता है तो आपको केवल 1 दिन आगे जाना है। 98 क्या होता है यहाँ पर? 1998 तो है नॉन लीप ईयर होता है। नॉन लीप ईयर यानी कि आपको प्लस इससे 1 दिन आगे चले जाना है। शुक्रवार को है 97 में पड़ा था, 1997 में, तो 98 में है दिन कौन सा होगा? शनिवार हो जाएगा क्योंकि नॉन लीप ईयर है। ठीक है, और 1999 में दोस्तों है फिर लीप ईयर है, तो शनिवार में आप अगर 1 दिन आगे जाते हैं तो रविवार हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1999 में वह रविवार 14 नवंबर का जो तारीख है बाल दिवस, वह 19 नवंबर में रविवार को पड़ेगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको केवल याद रखना है कि अगर कोई ईयर लीप ईयर है तो उसमें आपको 2 दिन प्लस करके आगे बढ़ना है, और नॉन लीप ईयर है तो उसमें आपको 1 दिन प्लस करके आगे दिन काउंट करना है।
और इसी तरह से सभी दिन को आपको जोड़ लेना है। जो भी दिन आप जोड़ें उसमें 7 से डिवाइड दे देना है। जो शेष बचेगा यानी कि आएगा वह विषम दिन होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि 12 व्यक्ति एक कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो उसी कार्य को समाप्त करने में 15 व्यक्ति कितने दिन लेंगे? 12 व्यक्ति एक कार्य को 20 दिनों में, तो यहाँ पर उसी कार्य को 15 व्यक्ति कितने दिन लेंगे? कितने दिन लेंगे? ठीक है, तो दिन बराबर हम यहाँ पर कर लेते हैं, तो यह जाएगा 12 इंटू 20/15, 5 तिया 15, 5 सौ को 20, 30 को 12, 4 इंटू 4, तो यह जाएगा दिन बराबर आ जाएंगे हमारे पास 16 दिन। यह इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनिल और संजू की कुल आयु संजू और सुनील की कुल आयु से 14 वर्ष अधिक है। सुनील अनिल से कितने वर्ष छोटा होगा? तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना है हमें, अनिल और संजू की आयु यानी कि प्लस संजू की जो आयु है वह संजू प्लस सुनील सुनील की आयु से 14 वर्ष अधिक है। ठीक है, हम कर देते हैं +14। अब यहाँ पर दोस्तों संजू तो दोनों साइड कॉमन है तो यह कैंसिल हो जाएगा। अब इसे निकालेंगे हम तो क्या आ जाएगा, अनिल माइनस का आ जाएगा सुनील बराबर में क्या आ जाएगा 14। यानी कि अगर अनिल की आयु में से हम सुनील की आयु को निकालते हैं तो 14 वर्ष का डिफरेंस यहाँ पर देखने को हमें मिलेगा। तो हमसे पूछा गया है सुनील अनिल से कितने वर्ष छोटा है, तो 14 वर्ष यहाँ पर आ जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रणाली में 5 पृथक धनात्मक संख्याओं का औसत 56 है। संख्याएं आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। यदि मध्य पद 40 है तो अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? ठीक है, तो हम जानते हैं, संख्या ले लेते हैं दोस्तों, कौन सी प्रथम धनात्मक संख्या है। तो हम ले लेते हैं संख्या कोई भी ले लेते हैं, जैसे कि a+b। ठीक है, मध्य बोला है 40 यानी कि 5 संख्या है तो बीच में 40 आएगी संख्या। और यहाँ पर हम संख्या ले लेते हैं x+y। ठीक है, इनका औसत कितना दिया गया है? इनका औसत दिया गया है 56। ठीक है, यहाँ पर कितनी संख्या है? 5। तो अब दोस्तों अगर हम इनके मान रखते हैं, जैसे कि हम प्रथम संख्या को मान लेते हैं, इसकी वैल्यू धनात्मक 1 और इसकी मान लेते हैं हम 2 और इसकी तो 40 ही होगी सेम। और इसकी यानी कि अगली होगी, जैसे कि 1 के बाद 2 आ रही है तो 40 के बाद यहाँ पर कितनी आएगी? 41 आएगी। हमें बताना है बड़ी संख्या। बड़ी संख्या यही होगी लास्ट की, 41 के बाद ही बड़ी संख्या होगी। तो हम यहाँ पर बड़ी संख्या को निकाल लेंगे बराबर बाय, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा 5 25 और 5 30 यानी कि 280। ठीक है, अब हम यहाँ पर सभी संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं, 1 2 3 और 40 43, 43 और 41 कितना हो जाएगा? 84 प्लस वाई बराबर 280। वाई का हम मान निकालेंगे 280 माइनस 84, तो वाई बराबर जो संख्या आ जाएगी यानी कि बड़ी संख्या 196 हमें मिल जाएगी। यही इसका आंसर हो जाएगा। सरल करें, x की पावर a-b इंटू एक्स की पावर b-c और इंटू एक्स की पावर c-a। हम जानते हैं जब आधार समान है तो गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो हम आधार यानी कि x लिख लेते हैं और सभी घातों को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं a-b, फिर करते हैं अगली घात b-c, फिर करते हैं अगली घात प्लस में तो c-a। अब हम देख लेते हैं संख्या कट जाएगी, यह प्लस का है, यह माइनस का कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, यहाँ पर प्लस माइनस कैंसिल। तो हमें x की पावर जो मिलेगी वह 1 आ जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा। सरलीकृत कीजिए यानी कि इसे सॉल्व कीजिए। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। 1000 की अपो 5 पावर कितनी है? 5 इंटू 5 की पावर माइनस में 4, तो हम इसे प्लस में करने के लिए क्या करेंगे? 1/5 की पावर 4 प्लस में हो जाएगी है। इसे हम सॉल्व करेंगे। यह 625 किसका वर्ग होता है? तो यह होता है 25 का। ठीक है, 25 संख्या यहाँ पर लिख लेंगे।
और यहाँ पर 5⁻6/8। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों हम इसे कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर पावर कितनी है, 5 है, यहाँ पर कितनी है, 6, तो यहाँ पर कैंसिल कर देंगे तो एक 5 यहाँ पर बचेगा, और एक 5 से इस 5 को कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 5�3 यहाँ पर बचेगा। इसे हम लिखते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं 5⁻2, इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 5⁻1 यहाँ पर बचेगी। अब यहाँ पर 5 से हम इसे कैंसिल कर देते हैं 1000 को, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा 200, तो ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 200/8 हमारे सामने आ गया है, तो इसे हम कैंसिल करते हैं तो 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, आंसर में कितना आ जाएगा, 25। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 500 के निकट 15 एवं 25 का सामान्य गुणक ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से ऐसी कौन सी संख्या है जो कि 15 से भी चली जाए और 25 से भी चली जाए, 15 और 25 दोनों से वह संख्या कटे और साथ ही वह संख्या 500 के निकट हो, यानी कि 500 के या तो वह नीचे हो या फिर थोड़ी बहुत ऊपर हो, लेकिन निकट होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेते हैं तो 15-25 का कितना आ जाएगा, 5×3 = 15 और 5×5 = 25। यहाँ पर फिर अगेन 5 से 5 एकम 5 3, यहाँ पर 3, तो 5×25 यानी कि 5×5×3, एलसीएम जो हो जाएगा 75। अब यहाँ पर दोस्तों 75 संख्या हमें मिली है। अगर हम इसका गुणनफल देखेंगे क्या होगा कि वह 500 के निकट हो, कौन सा गुणनफल होगा उसका, 75 इंटू अगर हम 6 करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगी, 450। ठीक है, 75 इंटू 7 करते हैं तो हमें संख्या मिल जाएगी 525। ठीक है, और अगर हम 75 इंटू 5 करते हैं तो कितनी आएगी, यह जाएगी 25 और 7×5 = 35, यानी कि 375। तो हमें ऑप्शन में कौन सी निकट वाली संख्या देखनी है, तो निकट वाली संख्या एक तो 450 है और एक 525, दोनों में से सबसे निकट कौन सी है, तो दोनों में से 500 के सबसे निकट 525 वाली संख्या है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि 75 कौन सी संख्या 75 से पूरी तरह से कट जाएगी, तो 450 कटेगी और 525 कट जाएगी, या 515 तो नहीं कटेगी और 500 भी नहीं कटेगी। तो इस तरह से दोनों संख्याओं में से अब आप संख्या देखनी है हमें कि निकट कौन सी है, तो निकट 525 है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हम यहाँ पर कर चुके हैं, आपको दोस्तों इन क्वेश्चनों को अच्छे से करना है। एक्स की पावर 6 माइनस 4x⁵ प्लस 4x⁴ प्लस 5x⁴ माइनस 20x² प्लस 22x माइनस 10 को यदि x-2 से, तो फिर वही x-2 बराबर में 0, x बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 2, यानी कि x की वैल्यू हम 2 रखेंगे। तो चलिए 2 की पावर कितनी, 6 माइनस 4 इंटू 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 5, फिर क्या है प्लस, तो फिर 4, 2 की पावर 4 प्लस 5 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 20, 2 की पावर 2 प्लस 22 यानी 22 = 44, और इधर आ जाएगा माइनस का 10। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। तो 2 की पावर 6 को सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 64 माइनस 4, 2 की पावर को 10 यानी कि 32 हमें मिल जाएगा, प्लस 4, 2 की पावर 4 यानी कि हमें 16 मिल जाएगा, प्लस 5, 2 की पावर 3 यानी कि 8 हो जाएगा, माइनस 20, 2 की पावर 2 यानी कि 4 प्लस 44 और माइनस का 10। ठीक है, तो यहाँ पर इसे और सॉल्व कर लेंगे तो 32 का हो जाएगा 128 माइनस का, और फिर 16 चुकू 64 प्लस के, फिर 5×8 = 40, और यहाँ पर 20 को 80 प्लस का 44 और माइनस का 10। ठीक है, अब हमें प्लस प्लस वाली संख्या को जोड़ लेना है। 64 40 ये हो जाएगा 104 और 44 ये हो जाएगा 148 और 64 48 और 8 52
और 60 212 प्लस की माइनस की संख्या क्या हो जाएगी 128 और 80 और 10 90 जी हो गई 90 और 128 218। इसे हम माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर माइनस का 6। यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि शेषफल 6 हो जाएगा। तो दोस्तों यह क्वेश्चन जो पिछली बार 2017 के एग्जाम में पूछे गए थे मैथ सब्जेक्ट से, यहाँ पर कंप्लीट हुए 20 क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट या कहीं कुछ समझने में आपको लगे कि नहीं आ रहा है समझ, या कुछ किसी भी तरह का आपका डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं और भी कई इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। यहाँ तक वीडियो देखने के धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।